तो दोस्तों, एक और नया दिन, एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेके मैं बलजीत परमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। आप सबको बहुत मुबारकबाद कि कल वाली जो हमारी वीडियो थी उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आया, आपको अच्छी लगी। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग किस्से जो थोड़ा हटके हैं, जो मसाला आम तौर पे परोस के पेश किया जाता है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि उससे कुछ हट के काम किया जाए, कुछ नई बात नए तरीके से आपके तक पहुँचे। उसी सिलसिले में आज, जैसे मैंने कल वादा किया था आपसे, आज शुरू करेंगे, बताएंगे आपको वो किस्सा कि कैसे बैंकॉक में छोटा राजन के एक समय पे दायां हाथ रहे भरत नेपाली का मर्डर छोटा राजन के ही उन दो लोगों ने किया जो एक ज़माने में उसके बहुत करीब रहा करते थे। कभी कभी मुझे हैरानी ये होती है कि मैंने बहुत गैंगस्टर देखे, बहुत सारे गैंग देखे मुंबई में, बाहर भी उनकी वर्किंग भी देखी। तो कभी कभी मुझे ये हैरानी होती है देख के, शायद आपने भी महसूस किया होगा कि छोटा राजन का गैंग एक ही ऐसा गैंग था जिसमें बहुत सारे लोग आपस की रंजिश में मारे गए, एक दूसरे से लड़ लड़ के मरे। उसके साथ अरुण गवली का गैंग है, उसमें एक या दो ऐसी एग्ज़ाम्पल्स मिलती हैं जहाँ कुछ लोग उसको छोड़ के गए हों, उनको अरुण गवली ने मरवाया हो। उसी तरह अमर नायक के गैंग के भी एक दो एग्ज़ाम्पल मिलती है जहाँ उसका कोई ख़ास आदमी छोड़ के गया, तो लेकिन वो उसको मरवा दिया गया। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे का पूरा गैंग तहस नहस हो जाए। एक समय पे जब छोटा राजन की दाऊद इब्राहिम के मुकाबले की तूती बोलती थी, उस समय उसके साथ कितने बड़े बड़े लोग थे, आप ज़रा सोच के देखिए। गुरु साटम, एक ज़माने में रहमान नायक भी उसके साथ रहा, वर्धा के आदमी रहे, उसके अपने आदमी संतोष शेट्टी, विक्की मल्होत्रा, ओपी सिंह, संतोष शेट्टी, रवि शेट्टी, रवि पुजारी, मतलब ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल हैं, भरत नेपाली, बालू डोकरे, तो संजय रगड़, इस किस्म के मतलब सैकड़ों उसके ऐसे लोग थे जो एक ज़माने में उसके नाम पे हुकूमत किया करते थे। लेकिन एक 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 करके कुछ दूसरे गैंग लोगों ने मार दिए, कुछ आपस में लड़के मर गए। और एक बात मुझे और बहुत अजीब लगती है, मुझे समझ में नहीं आता, शायद आपको अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन हकीकत है कि जब आप एक गैंग चलाते हो, एक आदमी पे अटैक करते हो, उसको मरवाते हो, तो ये कुछ मुझे समझ में नहीं आया कि आपने एक आदमी तो मरवा दिया, लेकिन उसके बदले में आपके 8-9 आदमी मारे गए। ये किस तरह से गैंग चलाने का तरीका है जो मुझे समझ में नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे ऊपर अटैक करने में 9 लोग इन्वॉल्व थे, आज 9 के 9 मारे गए। उसी तरह जो विनोद शेट्टी पे अटैक हुआ, धनंजय शेट्टी के भाई पे, उसमें 8 लोग इन्वॉल्व थे, वो 8 के 8 मारे गए। मतलब हम जैसे 2 लोगों को मारने की या मारने की कोशिश करने की कवायद में छोटा राजन ने अपने 17 खास गुर्गे मरवा लिए। इसी तरह बाकी केसेस में भी हुआ। जो आदमी एक समय उसका दायां बायां हाथ होते थे, वो एक एक करके सब उसका साथ छोड़ के चले गए। आज कहते हैं कि विक्की मल्होत्रा भी आज उसके साथ नहीं है। कोई वो पुराना आदमी जो आज से 20 साल पहले दाऊद के साथ, छोटा राजन के साथ काम करता था, आज एक भी आदमी छोटा राजन के साथ नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए, अरुण गवली के आज भी उसके खास लोग हैं जो कोई जेल में है, जब बाहर है तो लेकिन उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह शेट्टी गैंग के लोग भी आपस में इकट्ठे हो गए 95 के बाद, वो मिलजुल के काम करने लगे। दाऊद के लोग देख लो आप, छोटा शकील, दाऊद के अपने भाई मुन्ना जिगड़ा, ये सब लोग आज भी दाऊद के साथ हैं। दाऊद के गैंग के कभी टुकड़े नहीं हुए। जो लोग बाहर से गए थे वो बाहर से गए, बाहर निकल गए, लेकिन दाऊद के गैंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं छोटा राजन को शायद गैंग उस तरीके से चलाना नहीं आया जिस तरीके से चलाना चाहिए था। तो उसी लड़ी में आज का जो हमारा किस्सा है,
उसी की एक और एग्ज़ाम्पल है, एक और उदाहरण है कि कैसे उसके अपने लोगों ने ही एक दूसरे को मार के अपने आप को ख़त्म किया, गैंग को ख़त्म किया। तो ये किस्सा है छोटा राजन के एक ज़माने में ख़ास आदमी रहे भरत नेपाली का। भरत नेपाली का पूरा नाम तो भगवान सिंह था और वो आर्मी में हुआ करता था, सबको मालूम है। वो एक ज़माने में छोटा राजन का ख़ास आदमी था, जिसके पास काफ़ी अपनी आगे गुर्गों की एक फ़ौज थी, जिससे वो काम करवाया करता था और पैसा इकट्ठा करके छोटा राजन को दिया करता था। अब एक्सटॉर्शन जो है छोटा राजन का मेन जो साधन था कमाई का, वो एक्सटॉर्शन और सेटलमेंट, उसमें से उसको जो हिस्सा मिलता था वो अपने पास रख के बाकी लोगों को देता था, लेकिन बहुत कम। और जितने छोटा राजन के अपने लोगों से झगड़े हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं पैसे को लेके हुए हैं, और शेयरिंग ऑफ द लूट जिसको हम बोलते हैं, जो जो बूटी आती थी, जो मुल्ला आता था पैसे का, उसको बंटवारे को लेके झगड़े हुए। और इसी को कहानी को आगे बढ़ते बढ़ते वो जब हिंदुस्तान से एक एक करके सबको भागना पड़ा, तो उन बाहर प्रदेशों में शरण लेनी पड़ी। अब आप सब जानते हो कि हिंदुस्तान में रहने की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, और बैंकॉक में, हांगकांग में, सिंगापुर में, थाईलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, ईरान में, जहाँ जहाँ छोटा राजन रहा, वहाँ वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। अगर हिंदुस्तान में आपको एक महीने में अपने मुर्गा पालने में 1 लाख रुपया चाहिए, तो बाहर आपको वही 10 लाख रुपया चाहिए। अब कमाई खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, कमाई के साधन कम होते गए, क्योंकि जब आपकी हाज़िरी देश में होती है तो कुछ लोग आपसे डरते हैं, कुछ आपकी पुलिस वालों से मिलीभगत हो जाती है, तो आप किसी ना किसी तरीके से अपना कारोबार जारी रख सकते हो। लेकिन जब आप अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन छोड़ के बाहर चले जाते हो, तो कहीं न कहीं वो आपका जो डे टू डे वर्किंग है गैंग की, वो ख़त्म हो जाती है। वही दाऊद गैंग के साथ हुआ। जब तक तो मुंबई में उनके लोगों की हाज़िरी थी, बहुत बड़े-बड़े काम होते थे। लेकिन जब 93 ब्लास्ट के बाद वो गैंग एक-एक करके उनकी मुंबई से एक्टिविटी ख़त्म हो गई, और दूसरे जो फील्ड थे, जैसे बैटिंग हुआ, क्रिकेट बैटिंग हुई, हॉर्स रेसिंग पे बैटिंग हुई, सट्टा हुआ, या इस किस्म के हवाला का हुआ, करेंसी का हुआ, उस कामों में उनका काम चलता रहा। लेकिन ये काम छोटा राजन और दूसरे जो बाद में उसके फ्रेंच एलिमेंट्स जो उसके जो गैंग बना के बैठे, किसी के पास इतना बड़ा नेटवर्क नहीं था कि मारामारी के अलावा किसी और साधन से भी पैसा कमा सके। तो खैर, इस पैसे को लेने देने से बाहर थाईलैंड में बैठे हुए संतोष शेट्टी, विजय उर्फ विक्की शेट्टी और भरत नेपाली, इन तीनों की आपस में बात होती रहती थी अक्सर कि काम तो हम करते हैं, आदमी हमारे मारे जाते हैं, लेकिन पैसा जो है वो उसका जो बड़ा हिस्सा है वो छोटा राजन ले जाता है। तो अपने हमारी हिम्मत पे, हमारे काम से ये पैसा कमा रहा है, इसलिए उससे एक एक करके अलग हुए। और देखिए, अब अपना जब फिर आप बड़े गैंग से अलग हो के अपना गैंग बनाते हो, तो आपको कुछ करके दिखाना पड़ता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में इन लोगों ने ख़ास तौर से विजय शेट्टी ने, विक्की शेट्टी जिसको कहते हैं, वो एक बहुत बढ़िया परिवार का था। मैंगलोर में वो ख़ानदानी आदमी थे, जैसे पुराने रईस होते हैं जिनकी पूरे इलाके में इज़्ज़त होती है। कभी उनके घर में से किसी ने उल्टा सीधा काम नहीं किया। लोग आपको एक अच्छी फैमिली, जो जैसे हमारे पंजाब में सरदार, बड़े सरदारों की फैमिली होती है, लैंडलॉर्ड किस्म के, प्रॉपर्टी होल्डर, अच्छे पढ़े लिखे, समाज में इज्जतमान, उसी फैमिली से ये विजय शेट्टी निकल के आया था। ये बाकी लोगों की तरह कोई गरीब आदमी या टुच्चा आदमी नहीं था जिसको अपनी रोटी रोज़ी के लिए क्राइम का रास्ता पकड़ना पड़ता। ये खाते पीते परिवार से आया था। और मुझे जब मैं जब रिसर्च कर रहा था इस प्रोजेक्ट पे, तो मेरे एक मित्र ने बताया बेंगलौर से कि इसका एक भाई जो है विजय शेट्टी का, वो काफ़ी अच्छा सिंगर है कन्नड़ भाषा का, तुल्लू का। तो बहुत बढ़िया गाता है।
और बड़े बड़े फंक्शन में उसकी डिमांड होती है। ख़ास तौर पे जो वो जो रिलीजियस जो भजन गाता है, जिसको हम हिंदी में भजन कह सकते हैं, भगवान की श्रद्धा में गाए हुए वचन, वो उसकी उस फील्ड में जैसे हमारे अनूप जलोटा भजन सिंगर हैं, तो उनकी तरह कन्नड़ भाषा में सबसे ज़्यादा डिमांड वाला अगर कोई शख्स है तो वो विजय शेट्टी का भाई है। मतलब वो घर जिसमें संगीत की धुनें बजती थी, हारमोनियम चलता था, तबले की ताल होती थी, सारंगी बजती थी, सितार दीवार पे लटकाई होती थी। तो इस तरह के माहौल से एक आदमी निकलता है जो बंदूक का सहारा लेता है, कत्ल करता है, खून करता है, जहाँ पे म्यूज़िक आपकी आत्मा को, आपके जीवन को शांति देता है। और ये आदमी किसी तरह से घर से निकल के बम्बई आके हथियारों का सहारा लेता है, गैंगस्टर के साथ मिलता है। और तभी वो टाइम था जब धर्म के नाम पे कुछ बंटवारे होने लगे, कोई मुस्लिम गैंग हो गया, कोई हिंदू गैंग हो गया, इस किस्म के नाम क्राइम को दिए जाने लगे। जबकि मैं कभी नहीं मानता कि किसी क्रिमिनल को कोई धर्म होता है, उनको तो अपना काम करना है। जितने मुझे नहीं लगता जितने मुसलमान गैंगों ने मारे, गैंग मेंबर्स ने मारे हैं, उतने हिंदुओं ने मारे हों। जितने हिंदू गैंगस्टर आपस में लड़के मरे हैं, वो शायद कहीं और नहीं हुआ होगा। अगर धर्म का मामला होता तो एक दूसरे को क्यों मारते। खैर, तो ये एक इन्होंने मुद्दा बना लिया 93 के बाद। तो नेशनलिस्ट गैंगस्टर। अब मुझे जो समझ नहीं आती कि गोलियां चलाने वाला आदमी, मर्डर करने वाला आदमी, एक्सटॉर्शन करने वाला आदमी वो देशभक्त कैसे हो सकता है, और जो अपने देश के लोगों को ही मारे। तो खैर, ये अपना एक डिफरेंट मुद्दा है। बहुत लोगों को अच्छा लगता है इस किस्म का तौर तरीका, लेकिन मुझे ये बात कभी अच्छी नहीं लगती कि हम किसी गैंगस्टर को देशभक्त कहें हम, या देशद्रोही कहें। गैंगस्टर ना तो देशभक्त होता है ना देशद्रोही होता है, वो तो सिर्फ क्रिमिनल होता है और उसको सज़ा देना कानून का, पुलिस का काम होता है। जो कहीं ना कहीं ये दोनों अथॉरिटी, हमारा लीगल सिस्टम और हमारी पुलिस, हमेशा नाकामयाब रही है ऐसे लोगों को नकेल डालने के लिए। तो विजय शेट्टी ने अपना स्थान बनाने के लिए सबसे पहले अमजद नाम के एक पुलिस के खबरी को काला घोड़ा पे मारा, दिन दहाड़े। बहुत डेयरिंग किस्सा था। उसमें इसका नाम भी हुआ कि एक आदमी ने इतनी हिम्मत करके सेशन कोर्ट के बाहर गली पे, मेन रोड पे एक बहुत बड़े खबरी को मारा। उसके बाद एक शाहिद आज़मी करके एक वकील थे बहुत अच्छे, जो फ़ाहिम अंसारी का जो बॉम्ब ब्लास्ट का एक्यूज़ था, उसका केस लड़ा था और वो एक्यूज़ बरी हो गया था बॉम्ब ब्लास्ट से। उसको कुर्ला में उसके ऑफिस में जाके उसके क्लाइंट्स के सामने गोलियां मारी गई और उस वकील को मार दिया गया जिसका अच्छा रेपुटेशन था। तो ये 2-3 काम से जो विजय शेट्टी ने किए, इसका जो क्राइम ग्राफ था वो काफ़ी ऊपर आ गया। तो लोग इससे डरने लगे, पैसा आना लगा। और उसका दूसरा फार्मूला ये था, जो थोड़ा-सा बाकी गैंगस्टर्स से हट के था। मैं जब किसी की स्टडी करता हूँ तो उसके हर एंगल से करता हूँ। नॉर्मली जो गैंगस्टर हैं उनका काम क्या होता है, कोई छोटा-मोटा होटल है, कोई बिज़नेस है, उससे पैसा एक्सटॉर्ट करना है, तो उसको धमकी देना कि इतना पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी जगह को आग लगा देंगे, तोड़ देंगे। तो ये ऐसा काम नहीं करता था। इसका मेन फार्मूला था कि जो आदमी इल्लीगल तरीके से पैसा कमाता है और आगे कहीं ना कहीं पहुंचाता है, उसका जो 2 नंबर की कमाई का जो उसको हिस्सा उसके पास बनता है, ये विजय शेट्टी उस 2 नंबर की कमाई में से हिस्सा मांगता था, उसकी अपनी कमाई में से हिस्सा नहीं मांगता था। ये उसने अपना एक असूल बना के रखा हुआ था, जो उसको बाकी गैंगस्टर से थोड़ा अलग रखता है। तो उसने जो बड़े-बड़े बिल्डर थे, जो अपना गरीब लोगों की ज़मीन सस्ती खरीद के वहाँ हाई राइज़ेस बनाते थे, उससे अपनी इन्वेस्टमेंट से सैकड़े गुना ज़्यादा कमाई करते थे। उनमें से जो लोग पैसा लेते थे, उन लोगों से आगे विजय शेट्टी पैसा लेता था, डायरेक्ट नहीं किसी से माँगता था। तो एक तरफ से जो 2 नंबर की कमाई का हिस्सा लेना, ये एक स्पेशलिटी थी विजय शेट्टी की। तो बम्बई में ये 3-4 काम करके जब उसका नाम हुआ, उसके बाद वो बम्बई छोड़ के बैंकॉक चला गया। वहाँ पे उसका जो वास्ता पड़ता है, राब्ता पड़ता है, वो
संतोष शेट्टी इसकी बरादरी का था, जात भाई था, पुराने जानते थे एक दूसरे को, कहीं ना कहीं कोई बिजनेस भी साथ में मिलके किया होगा। और उसके साथ ऑलरेडी भरत नेपाली वहाँ पे उसके साथ था, संतोष शेट्टी के साथ। ये 2005 की बात है। छोटा राजन को अटैक के बाद जब वो उसने पैसे वैसे देने बंद कर दिए, इन लोगों ने अपने एक्सटॉर्शन रैकेट शुरू किए और पैसा कमाना शुरू किया। तो ये तीनों साथ में थे। और जब ये 2 3 4 काम करके विजय शेट्टी दुबई बैंकॉक पहुंचता है, तो भरत नेपाली को थोड़ा ये बात बुरी लगती है कि हमारा जो पुराना नाम था, हमारे नाम से लोग लड़ते थे, संतोष शेट्टी के नाम से, मेरे नाम से। अब ये तीसरा आदमी एक और आ गया जो हमारी एक्सप्लॉइट्स में से हिस्सा मांगेगा। तो उसने कॉन्फिडेंस से संतोष शेट्टी से बात किया कि संतोष, मुझे लगता है कि ये लड़का एक दिन बहुत आगे बढ़ेगा, ये जितना आगे बढ़ेगा उतना हमारा ग्राफ नीचे जाएगा, तो इसलिए हमें इसको रास्ते से हटा देना चाहिए। तो वो 2 3 बार की बात होने के बाद संतोष शेट्टी ने सोचा कि अगर आज मैं भरत नेपाली के साथ मिलके मैं विजय शेट्टी का मर्डर करवाता हूँ या इसको रास्ते से हटाता हूँ, तो ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में भरत नेपाली वही काम मेरे साथ करेगा। पहले उसको हटाएगा, फिर मुझे रास्ते से हटाएगा और खुद डॉन बन जाएगा। तो अब देखिए वो जो हमने जो लड़ी शुरू की थी शेट्टी बरादरी की, शेट्टी समुदाय की, तो वो बात उनके दिमाग में आई संतोष शेट्टी के कि भरत नेपाली तो फिर भी बेगाना है, बेगाना रहेगा। विजय शेट्टी मेरा शेट्टी भाई है, कहीं ना कहीं हमारी जड़ें मिलती हैं, हमारा पास एक जैसा है। तो ये मेरे ऊपर कोई अटैक करने की या उस करने के पहले 2 बार सोचेगा ज़रूर। तो उसने ये कॉन्फिडेंस में लिया विजय शेट्टी को कि देखो भाई, तुम्हें मरवाने के लिए भरत नेपाली मुझे बोल रहा है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। हम दोनों शेट्टी भाई हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम दोनों मिलके इसको रास्ते से हटा देते हैं। तो वो उनके लिए अच्छी बात थी, दोनों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए अच्छा लगता था उनको कि जो आदमी आज एक को मरवाना चाहता है कल दूसरे को मरवाएगा। तो इन्होंने ये प्लानिंग की। एक जो भरत नेपाली बैंकॉक में रहता था, तो इन्होंने उसको बड़े तरीके से पटाया बीच पे बुलाया। बैंकॉक से 4 घंटे का बाई रोड सफ़र लगता है। समुद्र के किनारे बहुत बढ़िया बीच टाउन है वो, पटाया बीच जिसको कहते हैं। टूरिस्ट डिस्ट्रैक्शन है, मैं कई बार गया हूँ वहाँ पे, देखा है दोस्तों के साथ। तो वहाँ पे जिस जगह पे जिन्होंने एक घर किराए पे लिया छोटा सा, होटल में लॉज में नहीं ठहरे, एक घर वहाँ पे छोटे छोटे घर किराए पे मिल जाते हैं टेम्प्रेरी, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। तो घर लेके भरत नेपाली जो था वो कुक बहुत अच्छा था, खाना बहुत बढ़िया बनाता था। तो यारी दोस्ती में इन्होंने उसको बुलाया कि नेपाली आप आ जाओ, खाना वाना बनाएंगे, चिकन मटन बनाएंगे और पार्टी करेंगे। तो यहाँ मौसम भी अच्छा है, ये वो करके उसको पटा के उन्होंने बैंकॉक से उसको पटाया बीच पे उस किराए के घर में बुला लिया। वहाँ पे ये इन्होंने अपना खाना वाना बनाया, शराब पी, दारू पी, और आप खुद कम पिया और भरत नेपाली को ज़्यादा पिला दी। कर करा के फिर इनकी आपस में जब ये तो इनको मालूम था इन्होंने क्या करना है, प्री प्लान था। भरत नेपाली के दिमाग में नहीं था कि ये इनकी चाल है मुझे मारने की, मरवाने की। तो जैसे इनका झगड़ा, थोड़ी तकरार होना शुरू हुआ, तो संतोष शेट्टी ने एक साइलेंसर वाला रिवॉल्वर जो उसके पास था, पिस्टल थी, वो उससे पीछे से भरत नेपाली के सर पे फायर करके उसको वहीं पे मार दिया। और क्योंकि वो साइलेंसर था, किसी को आवाज़ नहीं आई, तो बड़े तरीके से आधी रात को इन्होंने उसकी बॉडी को बांधा, गोल मोल करके उसको किसी कपड़े में डाल के उसको नीचे रात को लेके आए। चारों तरफ तो समुंदर है, वहाँ पे पानी ही पानी है। तो एक बोट्स वहाँ पे छोटी खड़ी रहती हैं हमेशा टूरिस्ट के लिए या लोकल लोगों के लिए। वो दूसरी आइलैंड भी हैं उसके साथ में, तो वहाँ वो लेके जाते हैं उनको छोटी बोट में। उसमें एक बोट में इसकी लाश को रख दिया और बोट की वो रस्सी जो बांधी हुई थी उसको शोर के साथ रोकने के लिए वो रस्सी को खोल दिया। और वो रात भर वो पानी के बहाव में, समुद्र की लहरों में मिलती हुई वो बोट कहीं की कहीं चली गई। किसी को पता ही नहीं चला कि भरत नेपाली मारा गया, और उसकी बॉडी जो थी वो एक किश्ती में रख के उसको समुद्र में धकेल दिया गया। तो ये नवंबर 2000
2004 की बात है। तो ये करते करते इन्होंने 2010 की बात, नवंबर 2010 की, और लोगों को शक हुआ जो अंडरवर्ल्ड वाले थे कि बहुत दिनों से भरत नेपाली का फ़ोन नहीं आया, उससे बात नहीं हुई। तो उसको ढूंढने लगे लोग, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, उसके मोबाइल फ़ोन पे बात नहीं हो रही। तो काफ़ी दिनों के बाद पुलिस वालों को बहुत दूर एक जो बोट थी वो तैरती हुई समुद्र में दिखाई दी। पहले किसी ने सोचा नहीं कि बोट होगी किसी की घूम रही है समुद्र में। तो जब उसका किया गया तो बैडली डीकम्पोज़्ड बॉडी जो थी वो उस बोट में पाई गई, लेकिन इतनी बुरी तरह वो ख़राब हो चुकी थी कि पहचानना मुश्किल था कि ये लाश किसकी है। लेकिन फिर भी पुलिस वाले होते हैं, कोई ना कोई लिंक मिल ही जाता है। तो जब इन तहकीकात हुई, पता चला, कुछ पेपर्स मिले उसके बॉडी से, कुछ लेटर था, कोई एड्रेस था, कोई बैंक की एक रिसीट थी कुछ। तो वहाँ से उनको पुलिस वालों को लिंक करते करते फाइनली फरवरी में बैंकॉक की पुलिस ने ये कंफर्म किया कि बॉडी जो ये एक लाश जो पाई गई थी वो भरत नेपाली की लाश थी, जो एक डिफरेंट नाम से वहाँ पे रह रहा था। वो भरत नेपाली की तस्दीक बाद में हुई, लेकिन पहले जो उसका वहाँ पे नाम रखा हुआ था उस नाम से उसकी बॉडी की शनाख्त हुई। उसके बाद इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को मालूम पड़ा। इन्होंने वो जब सब देख के कंफर्म किया कि एक्चुअली इन रियलिटी वो जो बॉडी थी वो भरत नेपाली की ही थी। तो इस तरह अपने ही एक दोस्त का फॉरेन कंट्री के शोर पे और फॉरेन शोर बुरी तरह उसका मर्डर किया गया। और आज संतोष शेट्टी और विक्की शेट्टी दोनों बैंकॉक में रह रहे हैं, और आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको आने वाले एपिसोड में बताएंगे। इंतज़ार कीजिए कल तक कुछ और शेट्टी लोगों के हैरत अंगेज़ कारनामे सुनने के लिए। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।